बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का आज लाहौर का दौरा था, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक ट्वीट की गई कि आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नहीं हटाया जा रहा। इंतहा ये है कि 2.5 साल में 16 आईजीज़ बदल दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद आज की तारीख तक ये समझ नहीं आ रहा कि किसको आईजी कहाँ लगाना है, किस चीफ सेक्रेटरी के साथ कब तक चलना है। अगर 2-2, 3-3 महीने बाद आपने पूरी इंतज़ामिया को चेंज करना है तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आपकी अपनी मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर है। इस सारे में पाकिस्तान को आज इंटरनेशनली एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब पाकिस्तान एयरलाइंस का बोइंग 777 को मलेशिया एयरपोर्ट के कोलमपुर एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया गया। रनवे पर तमाम मुसाफिर उसके अंदर बैठे हुए थे और उसको रोक लिया गया। बाद में कहा गया कि जी इनका वियतनाम कंपनी एक फ़िज़ाई कंपनी है जिसके साथ ड्राई लीज़ थी, 2015 में ये लीज़ हुई थी, जिसके बाद इनका लीज़ दो बोइंग्स की, जिसके जो पेमेंट्स नहीं हुई थी। इनके 2 केस थे, एक यूके में चल रहा था, यूके कोर्ट्स में, और एक मलेशिया कोर्ट में। और ये मलेशिया कोर्ट की तरफ से जी यकतरफा फैसला आ गया। यकतरफा फैसला नहीं आया। क्या आप लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और उसके ऊपर इतने इश्यूज हैं, उस स्पेसिफिक जहाज के ऊपर सबसे बड़ा बोइंग 777 होता है, आपने वो जहाज वहां भेजा, आपको पता था कि वहां पर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि क्यों इतनी मिसमैनेजमेंट है। कौन लोग हैं जो पीआईए के अंदर बैठे हुए हैं? पहले वो कुछ पंजाबी में कहते हैं कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू ही मरन दा शौक सी। पहले जो मिनिस्टर साहब ने पीआईए के साथ हवाबाजी के मिनिस्टर ने जो हवाबाजी पीआईए के साथ किया है, वो पूरी दुनिया में शर्मिंदगी हुई है पाकिस्तान को। और अब ये एक ऐसी हरकत जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि जी उनको एम्बेसी लेकर जाया गया है, जितने भी मुसाफिर थे उनको दोपहर का खाना, रात का खाना दे दिया गया है, क्योंकि एक लंगर खाना है वहाँ पर, इसलिए उनको खाना दे दिया गया है। और रात को 1:30-2 की फ़्लाइट से ये लोग वापस आएंगे। सो अब बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये आज की सिचुएशन रही है, इस पर भी बात करेंगे। अलॉन्ग विद इट हुकूमत और अपोजिशन ना ख़त्म होने वाली एक ऐसी जंग में शामिल हो गई है जिसका एंड रिजल्ट या जिसका अगर मैं कहूँ कि खुमियाजा वो 22 करोड़ अवाम भुगत रही है। ब्रॉडशीट और पाकिस्तान खेल बहुत दिलचस्प है सियासत की हद तक, लेकिन ख़तरनाक है रियासत पाकिस्तान के लिए। इस पर भी बात करेंगे। पीडीएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फॉरेन फंडिंग केस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसकी 19 जनवरी को हेयरिंग है। 19 जनवरी को पीडीएम वहां पर एक धरना भी देने जा रही है और 18 जनवरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहां पर हेयरिंग है। उनके फॉरेन फंडिंग केस को लेकर हुकूमत कहती है हमें पीडीएम से कोई इशू नहीं, लेकिन 5 बड़े वुज़रा बैठ के कहते हैं कि जी आप आएँ, आप बिल्कुल खैरियत से रखें चीज़ों को, कोई चीज़ मिसमैनेज नहीं करनी। इस तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे आज ज्वाइन किया लाहौर स्टूडियोज में वहीद आलम खान ने, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्काइप पे मेरे साथ हैं आफ्ताब जहांगीर, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सेनेटर ससी पलीजो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नाज़रीन, इन सबसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है अब्दुल्ला एच खान साहब ने। आप तर्जुमान हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के। खान साहब थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। खान साहब सबसे पहले बताइएगा ये आज क्या हुआ? हमारी एयरलाइन वहाँ गई, उसके बाद केएल के रनवे के ऊपर जहाज़ को रोक लिया गया, लोगों को उतार दिया गया, ये सारा कुछ क्यों हुआ? क्या कहेंगे इस पे जी? बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सुबह से बहुत सारी मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ अफवाहें हैं, कुछ स्पेकुलेशन है जो इस पूरी चीज़ के ऊपर हो रही है। पीआईए का एक जो पीआईए ने मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड इसलिए से देना चाहता हूँ, शायद वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जी जी सबके लिए। पीआईए ने ये तैयारे 2015 में एक लीजिंग कंपनी से हासिल किए। इससे पहले ये तैयारे वियतजेट के साथ हो रहे थे, लेकिन ये तैयारे वियतनाम या किसी वियतनामी कंपनी के पास नहीं है। ये जिस कंपनी से हमने तैयारे दिए गए हैं वो दुबई बेस्ड है और उसकी जो रजिस्ट्रेशन और उसके तमाम ऑफिस दुबई में। ये तैयारे पिछले 5 साल से पीआईए के फ्लीट के ऊपर प्रवास कर रहे हैं। 2021 जुलाई में इनकी ट्राई लीज या लॉन्ग टर्म लीज थी वो खत्म हो जाएगी और ये तैयारे वापस जाने थे। ठीक है। पीआईए का इस लीजिंग कंपनी के साथ एक पेमेंट डिस्प्यूट था जो पिछले 4-5 महीने से चल रहा था। उस पेमेंट डिस्प्यूट के ऊपर दोनों साइडों के ऊपर कुछ इख्तलाफात पाए जाते थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर लीजिंग कंपनी ने, जो कि मुआहदे के अंदर
ये चीज लिखी हुई थी कि इस मायदे के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट आएगा तो यूके के लॉज के मुताबिक हल किया जाएगा। तो उस कंपनी ने यूके की कोर्ट के साथ आर्बिट्रेशन के लिए राब्ता भी किया और ये चीज अंडर आर्बिट्रेशन थी। मीनवाइल एक उन्होंने पैरेलल ज्यूरिसडिक्शन, एक मैं टेक्निकल लफ्ज इसमें से बता रहा हूँ कि अगर एक अदालत में ऑलरेडी केस चल रहा हो तो नॉर्मली आप उस अदालत के तस्वीर या फैसले का इंतजार करते हैं और अगर आपके हक में फैसला ना आए तो आप उसे सुपीरियर कोर्ट में रजू करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता या जुडिशल नॉर्म या रवायात के मुताबिक कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है कि आप उसी केस को एक दूसरी अदालत में पैरेलल तौर के ऊपर ले जाएं और वहां पे कंटेस्ट करें। ठीक है जी, ये चीज अभी हमें देखनी पड़ेगी कि मलेशियन अदालत के अंदर क्या इन लोगों ने ये चीज डिस्क्लोज की थी कि ये चीज ऑलरेडी किसी अदालत में चल रही है। अगर नहीं की तो ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स का केस भी बन सकता है। खान साहब मुझे सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं मैं, ताकि लोगों को हमारे समझ आता रहे, ये जो पैरेलल केस था पाकिस्तान को इसका पता था कि मलेशियन कोर्ट के अंदर ही गए हैं? नहीं, अगर पाकिस्तानी हुकूमत को या पीआईए को फॉर दैट मैटर अगर ये बात पता होती तो हम इसके ऊपर पहले से इकदाम लेते। ये केस के ऊपर फैसला उन्होंने गुज़श्ता रोज लिया जो कि अदालती हुक्म के नामे के मुताबिक भी एक्स पार्टी डिसीजन हुआ, जिसका मतलब ये था कि उन्होंने ना पीआईए को नोटिस दिया, ना पीआईए को उन्होंने बुलाया और पीआईए का मौक़िफ़ सुने बगैर उन्होंने इसका जो है हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। अब उसकी अगली पेशी जो है वो 24 तारीख को लगाई हुई है, जिसके बाद अब पीआईए को उन्होंने बुलाया एज डिफेंडेंट नंबर 1 के वो आए और इस केस को कंटेस्ट करें। पेमेंट डिस्प्यूट की आपने बात की, पेमेंट डिस्प्यूट था। मैं थोड़ा सा अगर हम नॉर्मली लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए बात करें, अगर कोई बैंक से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई चीज लीज ली जाए, गाड़ी या कोई ऐसी, और उसकी अगर पेमेंट ना की जाए या उसकी किस्तें ना दी जाए तो वो किसी भी वक्त गाड़ी सड़क पे रोक के आपसे गाड़ी ली जा सकती है। तो आज एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कोल्लम एयरपोर्ट के ऊपर जी? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। देखिए, हमारा और एक लीजिंग एग्रीमेंट या अगर गाड़ी की मिसाल ली, आपका और आपके बैंक के दरमियान में किसी एक चीज के ऊपर एग्रीमेंट के किसी शेक के ऊपर पेमेंट का इख्तलाफ आ जाता है। आप ये कहते हैं कि इस चीज की पेमेंट नहीं बनती, वो कहता है पेमेंट बनती है, तो उसके ऊपर आप एक आर्बिट्रेशन करते हैं जो आपका लीज एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर ये चीज लिखी होती है। इन केस ऑफ अ पेमेंट डिस्प्यूट आप इसको सालिसी में लेके जाएंगे या आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही केस हुआ। हमारा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब एक चीज ऑलरेडी आप आर्बिट्रेशन में लेके गए में और यूके के अंदर उसके ऊपर वो सब जुडिस है और अभी उसके ऊपर फैसला बाकी है, ना आपके हक में फैसला आया ना ही आपके खिलाफ फैसला आया, तो आपको किसी और अदालत में नहीं लेके जाना चाहिए था। नंबर 2 कि अगर आप ले गए तो एथिकली एंड मॉरली एंड लीगली आपको इन्फॉर्म करना चाहिए डिफेंडेंट को कि जी ये केस आपके खिलाफ किया जा रहा है, इसको आप आए और आके कंटेस्ट करें मलेशिया की अदालत में। सिमिलरली मलेशिया की अदालत से भी हम ये उम्मीद करते थे कि वो इस सिलसिले में पीआईए को नोटिस जारी करें। पीआईए मलेशिया में एक रजिस्टर्ड कंपनी की हैसियत से काम करता है, वहां पे पीआईए की बहुत सारी स्टेक्स हैं, हमारी वहां से सेल जनरेट होती है, हमारा वो एस्टैब्लिश रूट है जिसको हम खाली पॉइंट आ गया आपका, ठीक हो गया। मुझे एक और चीज बताएं, एक जो जेनेरिक क्वेश्चन जो सारे लोगों की तरफ से आ रहा है कि जी एक त्यारा था जिस पे तनाजा चल रहा था, उसको जानते बूझते क्यों उसको ट्रैवल कराया जा रहा है जब तक वो सेटल नहीं हुई चीज। उसको पीआईए अथॉरिटीज, पीआईए की जो लीगल टीम है, आई एम श्योर ऑफ दैट बड़ी अच्छी टीम होगी, लेकिन नोइंग कि यार इसके ऊपर एक तनाजा चल रहा है और कहीं पर भी कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो सकता है जो एम्बैरेसमेंट होगा पूरे मुल्क के लिए, क्यों इसको फिर अलाउ किया गया फ्लाई करने के लिए स्पेसिफिकली जी? देखिए, तैयारे के ऊपर कोई केस नहीं चल रहा था। हमने इस लीजिंग कंपनी से 2 तैयारे लीज के ऊपर लेने और 2 लिए 2015 में 2 बोइंग जी, ठीक है, और दोनों ऑपरेशन ड्यूटी कर रहे हैं और उनकी लीज की पेमेंट 2015 से की जा रही है। ठीक है, पेमेंट डिस्प्यूट इदारे के साथ आया, जहाजों के ऊपर नहीं था। जहाज तो ऑपरेट करेंगे, बिकॉज अगर आप जहाज ग्राउंड पे करेंगे तो आप जहाज जमीन पे खड़े करके उनके किराया तो आप नहीं देंगे ना। जहाज उड़ता है तो वो कमाता है, जिससे उनका लीज का किराया जो है वो पूरा किया जाता है। तो जहाज फ्लाई कर रहा था, जहाज के उड़ने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, ताहम जो तरीकाकार इख्तियार किया गया इस पूरे सिलसिले के अंदर, ये नॉर्मली नहीं अच्छा तरीकाकार समझा जाता, ना लोग इस एक्सटेंट तक जाते हैं, बिकॉज लीज की जो एग्रीमेंट्स होते हैं या लीज की जो रिलेशनशिप होती है वो बड़ी लॉन्ग टर्म होती है और लोग अपने रिलेशनशिप्स को कंजर्व करते हैं। इस तरह का कोई चीज नहीं करते या इस तरह के किसी लेवल के ऊपर नहीं आते। खान साहब, जो वहां पर अब लोग हैं जो जिनको कहा जा रहा है अब एमिरेट्स से रात को 1:30-2 बजे की कोई फ्लाइट से दे आर कमिंग बैक, उनके बारे में बताया गया कि एम्बेसी से उनको दोपहर का खाना, रात का खाना भी मिला है। सो उसके बाद जो हमारा वहां पर क्रू है विच इज आई बिलीव 28 पीपल, वो दे विल रिमेन देयर फॉर 14 नेक्स्ट डेज बिकॉज ऑफ क्वारंटाइन एंड देन फिर इस तरह कुछ हो रहा है जी? अब नहीं जी, आप पहली बात ये कि जो मुसाफिर थे वो हमारी सबसे अवलीन तरजीह वो थे। उनको हमने फौरन से पहले, चूंकि ये कार्रवाई इस तरह ली गई कि जिसके अंदर शायद उनकी इंटेंशन ये थी कि मुसाफिरों को डिस्कम्फर्ट हो, इसीलिए उन्होंने जब मुसाफिर जहाज में बैठ गए और जहाज पुश बैक होने लगा तब उन्होंने
जहाज को रोका। अगर वो चाहते तो वो जहाज पे मुसाफिरों का चेक इन भी रोक सकते थे। तो वो एक इंटेंशन थी, उस इंटेंशन की वजह से हम अपने मुसाफिरों को ख्वार नहीं करा सकते थे। हमने उनको लाउंज में शिफ्ट किया। ऑब्वियसली जो उनकी देखभाल हम कर सकते थे हमने की, साथ उनको हमने मुतबादिल इंतजाम अरेंज कर दिया। एक खलीजी एयरलाइन से हम उनको मुल्क पर वापस लेके आ रहे हैं। जहां तक क्रू का ताल्लुक है, क्रू क्वारंटीन नहीं हुआ, क्रू इस टाइम पे होटल में है और उनका हम अगेन अरेंजमेंट कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल किसी परवाज पे हम उसको भी वापस ले आएंगे। लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का ये जो आज पूरा दिन इंटरनेशनल मीडिया और बाकी सारों पे जो हुई है पाकिस्तान को लेकर, और ऑब्वियसली पाकिस्तान हैज़ फेस्ड इट, तो इसके ऊपर फिर क्या होगा जी आगे गोइंग फॉरवर्ड? विल बी केयरफुल, और या इस तरह की चीज़ें हम देखते रहेंगे कमिंग फ्यूचर में जी? देखिए, एक बात मैं आपके वसात से मैं सबको एक तो क्लियर करना चाहता हूँ और एक सबसे अपील करना चाहता हूँ कि इस चीज के ऊपर आप ये मत कंसिडर करें कि ये आपके मुल्क की बदनामी हुई है। एक्चुअली ये पूरे मामले के ऊपर कानूनी तकाजे नहीं पूरे किए गए और इसके ऊपर आपकी एयरलाइन और आपके मुल्क के साथ ज्यादती की गई है, और ज्यादती को निपटने के लिए अब कानूनी तरीकेकार ही इख्तियार करने पड़ेंगे, क्योंकि हम PIA खुद भी लेगी और हुकूमत पाकिस्तान भी इसके ऊपर हमारी मदद कर रही है और सफारती ज़राए से। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला इश्क साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी, वेरी ग्रेटफुल। साथ नाज़रीन लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं वहीद आलम खान साहब और आफ्ताब जहांगीर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सेनेटर ससी पली जो हमें शॉर्टली ज्वाइन कर रही हैं। खान साहब, आपने पूरी बात सुनी है तर्जुमान PIA की। सर, सवाल मैं नहीं करूंगा, क्या कहेंगे आज जो पूरा दिन चला और जो उनकी जस्टिफिकेशन इस वक्त वो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मुल्क बदनाम नहीं हुआ और जो कुछ हुआ है ये एक लीगल ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर ये सारा फेस करना पड़ा है, हम मजलूम हैं, एज यूजुअल पाकिस्तान मजलूम है जी इस पे। देखिए, जब इनके इल्म में ये पहले से बात है कि आर्बिट्रेशन चल रही है तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग, इसका मतलब मौजूद था। और ये कहना कि पाकिस्तान की बदनामी नहीं हुई, आज पूरी दुनिया का मीडिया जो था ये पुकार कर ये बात कह रहा था। और इसमें मैं समझता हूँ कि इन PIA वालों का कसूर नहीं है, ये हुकूमत वक्त का कसूर है कि उन्होंने पहले, आपके जानवरों का संजीदगी नहीं दिखाते किसी भी मामले में। पहले PIA के पायलटों के लाइसेंस के बारे में इसी तरह पूरी दुनिया में जगह छाई हुई और आज ये मामला हो गया। ये हुकूमत वक्त की जो गैर संजीदगी है ना और नाहिली है, ये सब उभर कर सामने आ रही है। और आज सिर्फ ये एक बात नहीं, यानी एक तो ये प्लान का वाकया हो गया, एक पेट्रोल जो है जो 59 रुपये पड़ता है और हमें 110 रुपये में दिया जा रहा है। और आज एक और ही बात पी के हवाले से, वो पासपोर्ट, मियां नवाज शरीफ का पासपोर्ट के मालिक इमरान खान साहब बन गए हैं। ये पाकिस्तान में एक नई खबर है। आफ्ताब भाई, आपकी तरफ में आता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने बात तो वो जरा दूसरी शुरू करनी थी, लेकिन ये जो PIA का आज इंसिडेंट हुआ है, हमारे जहाज को कोलंबो एयरपोर्ट पे रोक लिया गया और उसके बाद आप सुन रहे थे अब्दुल्ला खान जो उनके तर्जुमान है वो भी बता रहे थे, वो कह रहे थे जी पाकिस्तान मजलूम है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है। सर, जब लीज नहीं देंगे तो सर माड़े से माड़े लोगों की गाड़ियां, तगड़े से तगड़ों की भी लोग बैंक वाले पकड़ लेते हैं, तो ये तो फिर जहाज है सर। उन्होंने PIA को तो बंद नहीं करना था, जहाज को ही रोकना था ना। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया और मैंने अपने PIA के तर्जुमान की भी बात सुनी और अपने कुलीग की भी बात सुनी। देखिए, बात यह है कि हर चीज हुकूमत पे डालना, यकीनन हुकूमत हमारी है और ये, लेकिन उसके नीचे के इदारे, देखिए इसी तरह मुल्क के नीचे इदारे। मैं ये समझता हूँ कि बहुत अफसोस की बात है कि जो आज इंसिडेंट हुआ है मलेशिया के अंदर, ये नहीं होना चाहिए था। इसका जिम्मेदार इदारे के वो लोग हैं कि जिन्होंने ये सारी चीजों को देखते हुए उसके बावजूद ये उसकी चीजों को बेहतर क्यों नहीं किया। अगर उसका किसी लीजिंग कंपनी के साथ कोई इशू चल रहा था तो उसको पहले बेहतर करना चाहिए था, उस मामला को सही करना चाहिए था। और दूसरा ये कि देखिए, जो बात तर्जुमान ने की वो भी बड़ी मुनासिब बात थी कि अगर जिस वक्त चेकिंग होनी थी, हमें बुलाया जाता है 2-2 घंटे पहले, तो जहाज तो पहले से मौजूद होगा ना, 2-4 घंटे पहले से मौजूद होगा। मलेशियन गवर्नमेंट को भी पता होगा, उस कंपनी को भी पता होगा, तो उन्हें चाहिए था कि वो उसी वक्त कहते कि भाई इस जहाज की चेकिंग नहीं होनी होगी क्योंकि इसका एक ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है। ये कैसे, ये मतलब ये क्या अजीब सी बात हुई कि जहाज को आपने पहले रनवे पे लेकर आए और जब वो रनवे पे उड़ने के लिए तैयारी कर रहा था तब आपने रोका। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थोड़ी सी नेग्लिजेंस है और जो जिम्मेदार है उन्हें भी इसका तायुन करके उसकी बकायदा कमेटी बनाकर जो इसके जिम्मेदार है उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल, क्योंकि मेरा सबसे पहले अव्वल पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बारे में कहीं भी इंटरनेशनली मीडिया के अंदर या कहीं भी कोई बात होगी,
मैं उसे टॉलरेंस नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खान साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, सिर्फ एक छोटी सी ब्रेक ले लें। उतनी देर में हमें शशि पलीजो ने भी ज्वाइन कर लिया। जब हम वापस तो जरा इसको आगे लेकर चलते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब वाली बात भी ठीक है और वहीद आलम खान साहब वाली भी। आपने ये पूरी सिचुएशन क्रिएट की और क्रिएट क्यों की गई ये भी बात करेंगे, और ये किसकी मिसमैनेजमेंट है। बिल्कुल हुकूमत हर चीज को मॉनिटर नहीं कर सकती, लेकिन ये मिसमैनेजमेंट है किसकी, किसने ये मिस एडवेंचर किया जिसका खुमियाजा एज ऑफ टुडे पाकिस्तान दोबारा फेस कर रहे हैं इंटरनेशनली। ब्रेक लेते मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, हमें ज्वाइन कर लिया है शशि पलीजो ने। जी शशि, थैंक यू वेरी मच। जी शशि, ये जो PIA का आज इंसिडेंट हुआ है, बोइंग 777 का KL एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया गया, और उसके बाद अभी हम तर्जुमान से भी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जी हम पाकिस्तान बदनाम नहीं हुआ, हम तो बल्कि मजलूम है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो गई है। सो पाकिस्तान के साथ हमेशा ज्यादती होती रहेगी, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे हमारे जहाज़ों की लीज हो, और हम लोग बैठे रहेंगे। ये मिस मैनेजमेंट इसको कहते हैं, ये मिस एडवेंचरिज्म किसी का है। और आफ्ताब जहांगीर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सारी चीज़ें नंबर 1 ने तो नहीं करनी, बाकी एक टीम बनी हुई है, और अगर वो डिलीवर नहीं कर रही तो इससे फिर क्या मतलब लें। फिर इस चीज़ को पहले वो मिनिस्टर हवाबाजी जो थे उन्होंने माशाल्लाह पूरी PIA की तबाही निकाली, और अब ये एक दोबारा आ गया। पूरा दिन मीडिया इस पे चीखता रहा है। जी क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया मंसूर। मेरे ख्याल में अब जो ये बात आया हो गई है, सबको सामने दिख रहा है कि नया पाकिस्तान बनाने वाली हुकूमत का रोज एक नया स्कैंडल सामने आ रहा है। और जारी बात है, इस तरह की चीजें सामने आती है तो जगह साई होती है, और एक शर्मनाक और अफसोसनाक बात तो है, भले ही इनके तर्जमान माने न माने। मेरे ख्याल में सिर्फ ये कौमी एयरलाइन नहीं कि पूरे मुल्क के बदनामी का बायस तो बना है। अब ये नहीं देखना है कि उसका कसूर कितना था, बहरहाल जो हुई जगह साई तो हुई है। अब सवालात ये है कि पॉलिसी उन्होंने अभी तक 2.5 साल हो गए हैं, हम देख रहे हैं कि कोई भी ठोस किस्म की तरतीब नहीं दी गई। सिर्फ पिछली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने से मामला आगे नहीं जाते। और दूसरी बात यह कि जब हुकूमत लीज अदा कर नहीं सकती तो फिर नए तैयारी लीज पर क्यों लिए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये स्टैंडिंग कमेटीज में भी, फंक्शनल कमेटीज में भी आता रहा है, स्पेशल कमेटीज में, और उसमें ये लोग या तो आते नहीं है, आते हैं तो जवाब अभी तक उन्होंने खुद पार्लियामेंट के सामने भी वो उस तरह नहीं दे सके। ठीक है। और दूसरी बात ये कि गलत बयान जब आते हैं तो गलत बयानी करते हैं, गलत बयानी की वजह से पूरी एयरलाइन को, यानी सारी दुनिया में उन्होंने अगर शर्मनाक वे में नहीं तो बहरहाल कंट्रोवर्शियल तो बना दिया है ना। ठीक है। तो मेरे ख्याल में वो एक हुकूमत की ये सारी पॉलिसीज जो है, क्योंकि एक आपके इंटरनेशनल उसमें आप होते हैं, आंख में होते हैं, खासकर एयरलाइंस हो गई या आपके माशी मामलात हो गए, आपके रेलवे हो गया, ये आपका एक तरह से एक आप इंटरकनेक्टेड होते हैं पूरी दुनिया से। तो आप जो भी पसपाई होती है किसी भी मामले में, बहरहाल एक इंटरनेशनल उस पर जो है ये चीज बायस तो बनती है। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया आपका जी, अच्छा नहीं लगता। हाँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं जी, ब्रॉडशीट और पाकिस्तान के ऊपर वहीद आलम खान साहब, ये जो साहब है कौवी मुसावी, मैंने इनके 4-5 इंटरव्यू सुने, कल कैपिटल पे भी ये इंटरव्यू दे रहे थे। हर इंटरव्यू दूसरे से फ़र्क है, ये कि हर इंटरव्यू के अंदर इनकी जो ऑब्जेक्टिव है वो फ़र्क हो जाता है। पहले ये इनकी जो तोपों का रुख था वो नवाज शरीफ साहब की तरफ था, कल परसों पिछले 4-5 इंटरव्यूज़ में मैंने देखा उनके तोपों का रुख अब शहजाद अकबर के ऊपर हो गया, प्लस वो हमारे जो रियासती इदारे उनको भी अंदर इन्वॉल्व कर ले। ये क्या बन क्या रहा है, खिचड़ी क्या पक रही है, थोड़ा समझाएं तो सही इसको। ये देखें ना, ये मामला सारे इसलिए ख़राब हुआ है कि हुकूमत वक्त ने इसको अपनी कामयाबी करार दिया। हम सब मुतालबा कर रहे हैं कि अगर है ऐसा जैसा आप कह रहे हैं तो इस पूरे फैसले को पब्लिश कर दें, ताकि लोगों को पता चले। ये रोज़ की बातें जो आप कह रहे हैं कि आज ये हुआ, कल ये हुआ, कल वो हुआ, फैसले को पब्लिश कर दें, ताकि उसमें जो बातें आई हैं वो सबको पता चल जाए कि ये किसकी कामयाबी है और किसकी नाकामी है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये देखें, एक अजीब सी बात है। इसी तरह जैसे पनामा में ये शुरू हुआ और कुछ नहीं निकला आज तक, इसी तरह ये इसमें ये आ गए हैं और ये नई नई बातें रोज़ाना आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात, 2-3 बातें मैं तो अपने मतलब की बात निकालता हूँ कि उसमें ये भी फैसला हुआ कि नवाज शरीफ साहब के जितने फ्लैट्स हैं वो इल गॉटन मनी से हासिल नहीं किए गए। क्लियर हो गई बात ये। इसी तरह ये तमाम फैसला जो है इसको पब्लिश कर दिया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि क्या है, ताकि मुस्वी की बातों पर कितना सदाकत है नहीं है वो भी पता चल जाए। ठीक है। और ये जो बातें वो कर रहे हैं इसमें जो हुकूमत वक्त के जो किरदार है
वो सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान बार बार कहते हैं कि मेरा नेब से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये शहजाद अकबर वहां क्या करने गए थे? वो कहते हैं जी मैं कीमत कम कराने गया था, और साथ ही वो तो कह रहे कट मांग रहे हैं वही ना जी, वो बोल देना। उन्होंने एक साथ ही ये भी कह दिया कि यानी हमारे जो बावकार अदारे हैं उनके नाम भी आने शुरू हो गए। आफ्ताब भाई ठीक हो गया। आफ्ताब भाई मुझे एक चीज बताएं, एक कंपनी, एक ऐसा शख्स जिसकी कोई लीगल वर्थ नहीं है, जो बैंकरप्ट है, दिस इज रियलिटी, कहीं पर भी चेक किया जा सकता है, वो पहले नवाज शरीफ साहब के ऊपर सब कुछ कहता है कि जी ये हुआ एंड ऑल दैट, उसके बाद अब मैंने देखा है वो शहजाद अकबर साहब के ऊपर, और प्लस वो बहुत संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। सियासत तो इस पे बिल्कुल हो सकती है, हुकूमत और अपोजिशन अपनी साइड की बातें, लेकिन इसके साथ साथ वो रियासती इदारों को भी अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? शहजाद अकबर साहब भी कहते हैं कि जी उसने आके हमें कहा, लेकिन $1 बिलियन उसने कोई उसकी डॉक्यूमेंटेशन या कोई ऐसी चीज नहीं बताई, तो हम उसकी बात का क्यों यकीन करें? क्या कहेंगे इस पे? अच्छा मनसूब, मुझे थोड़ा सा आप क्योंकि इतनी करीब से देखते हैं, बड़ी बारीकी से चीजों को देखते हैं, इस कंपनी के साथ मुआहिदा कौन से सन में हुआ था, किसने किया था, क्यों किया था, कोई इस चीज के बारे में बताएगा मुझे? मैं भी समझना चाहता हूं कि शायद आप मुझे समझा दें कि ये कौन सी कंपनी थी, ये किस लिए इसको हायर किया गया, क्या था, किसने किया। तो एक तो ये, ताकि मैं बेहतर समझ सकूं, अभी तक तो ये मुझे नहीं समझ में आई। दूसरी बात ये कि जो फैसले की बात अभी मेरे दोस्त आलम भाई कर रहे थे, वो यकीनन जब कोई फैसला आता है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास तो नहीं आता ना, वो फैसला तो फिर जिसके खिलाफ होता है, जो उसके अंदर मुद्दई होता है या उसके अंदर होता है, उसके पास भी जाता है, और जो लोग भी उसकी पार्टीज होते हैं इस केस के, तो ये इनके पास अगर कोई फैसला है तो ये उसको पब्लिश कर दें, आपको दे दें, मंसूर भाई को दे दें, मंसूर भाई इसको पढ़। आफ्ताब भाई, ये जो फैसला है ना, जो ब्रिटिश कोर्ट का डिसीजन है, इसी को कहा जा रहा है या तो ये कोर्ट के पास होगा या ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास होगा। इसको ऑपोजिशन का भी ये व्यू पॉइंट, और पब्लिक भी ये कहती है कि जी इसको पब्लिक कर दें, लेकिन मैंने जिस तरह ये बताया है, ये इसके अंदर पार्टी कौन था? सॉरी, इसमें पार्टी कौन था? इस फैसला ये किस चीज, ये मुकदमा क्या था? बस ये ना आप इमरान खान साहब नहीं, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अशराफिया और नंगी हो गई है, जिन्होंने सारी दुनिया में सारे इदारों को नंगा कर दिया। भाई एक मिनट, 200 कौन था, किसके दरमियान था ये? आफ्ताब भाई, 200 लोगों की, जिस तरह एक पनामा लीक्स आई थी, उसी तरह 200 लोगों के नाम आए थे कि जी इनका इल गॉटन मनी है जो पूरी दुनिया में है, जिसको इन लोगों ने, कौवे मुसावी ने इन्वेस्टिगेट किया था, जो इनकी कंपनी है ये ब्रॉडशीट ने, और उसके अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के रिगार्डिंग चीजें दी थी, और उसके बाद इन्होंने कहा कि जी अभी रीसेंट पास्ट के अंदर मैं पाकिस्तान भी आया, मैं प्राइम मिनिस्टर को भी मिला, मैं शहजाद अकबर को भी मिला। बात नहीं कर रहा मैं, तो ये मेरा सवाल ये है आपसे भी और मैं आलम साहब से भी, कि वो आप कह रहे हैं एक फैसला आया है ब्रिटिश हाई कोर्ट से या कहीं से भी, वो फैसला किसके अगेंस्ट आया, किस केस में आया, ये तो मुझे जरा समझाएं। अच्छा, इसका जवाब लेते हैं जी, एक छोटी सी ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस सवाल का जवाब लेते हैं जी, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी ससी, जो आफ्ताब जहांगीर साहब ने कहा है उसका जवाब तो मैं अभी वहीद आलम खान साहब से लेता हूं। मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये जो अभी कहा गया है, जो बताया जा रहा है, एक कोई 13 सफ़ों का सोशल मीडिया के ऊपर एक फैसला चल भी रहा है, अगर तो वो है, मैं आई एम नॉट एंडोर्सिंग इट, बट एक फैसला चल रहा है, ये पब्लिक कर लेने से क्या आपका नहीं ख्याल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी लोगों को कि ये कहाँ से कहानी शुरू हुई, इसके अंदर कौन से किरदार थे, इसका मकसद क्या था, और अब उसमें क्या हो रहा है, ताकि लोगों को भी समझ आ जाए। एम्बिग्विटीज में और बिहाइंड कर्टन्स बात करने की मेरे ख्याल में इस टॉपिक के ऊपर ज़रूरत ना पड़े हम सबको। आप ब्रॉडशीट की बात जी 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 जी। देखिए, ये परवेज मुशर्रफ एक आमिर के ज़माने में अपोजिशन को जो है वो ट्वाइस देने का एक टूल था, एक कार्रवाई थी, सबको पता है, और वो फिर जो नाम की पूरी फहरिस्त थी उसमें से फिर जब लोटे बने वो लोग निकलते चले गए, तो वो फिर शफाफ भी होने शुरू हुए। तो इस हवाले से जो अभी बयानिया है हुकूमत का, खान साहब की स्पीच थी, वो आधी बात थी, और आधी बात गलत, झूठ पर गोबरी बात थी। ठीक है जी। यानी इस वक्त जिम्मेदारी इस हवाले से शहजाद अकबर, पीटीआई और खान साहब की पूरी पार्टी हुकूमत पर है। ठीक है जी। पार्टी ने भी कहे हुकूमत के हवाले से, तो अब ये पूरा को जो भी तहकीकातें सामने रख देनी चाहिए। देखें, सच सामने बिल्कुल आना चाहिए, और इस हवाले से ये जो कार्रवाइयों में मसरूफ थे खुद भी,
तो एक तो ये खोजियों को इतना जो है रकम अदा की गई है, वो पाकिस्तान के टैक्सपेयर्स की जो है वो है आमदनी में ठीक है गई है। 5 अरब दे चुके हैं जी हम लोग। वो बिल्कुल बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उससे भी जगह स्थायी हुई है और पीटीआई बिल्कुल भी किसी भी तरह पाक पवित्र नहीं है इन सारे मामलात में। ये अपने जैसे एक मौलवी साहिबान की इज्जत है, लेकिन कुछ मौलवी जो इस्लाम को कुछ दूसरी तरफ से करते हैं तो वो जो सूरह की जो है 1-2 लाइन लेकर वो उसकी इंटरप्रिटेशन दे देते हैं। इस तरह नहीं, पूरा केस रख देना चाहिए अवाम के सामने। Exactly. और अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है ये जानने का हक बिल्कुल सारे पाकिस्तानी। वेरी राइट। खान साहब, आप आफ्ताब जहांगीर साहब की बात का जवाब शॉर्टली दीजिएगा, मैंने आगे चलना है जी। ये जो केस है ना जी, ये आमिर जो मुशर्रफ थे, जब उन्होंने नवाज शरीफ साहब को निकाला तो उस वक्त उन्होंने ये कायम किया था और वो जो ब्रॉडशीट है उसके साथ वादा किया कि $1 अरब जो पड़े हुए हैं, उसने कहा जी मैं लाकर आपको दूंगा, ना तो वो $1 अरब आग तक आए। और ये बात भी साबित हो गई कि वो फर्म 2003 में ब्लैक लिस्ट भी हो गई और फिर भी ये काम चलता रहा। और अब इमरान खान साहब ने और उनकी हुकूमत ने उसको फिर हायर किया और उन्होंने दावा किया कि मैं इमरान खान से भी मिलाऊं, शहजाद अकबर से भी मिलाऊं। और मैं ये हैरान हूं कि एहतसाब का नारा लगाने वाले, कौमी दौलत को लूटने वालों को शिकंजे में लाने वाले, वो अभी तक क्यों खामोश बैठे हैं कि 700 करोड़ रुपए उसको नाहल ब्रॉडशीट की कंपनी जो है उसको दे दिए गए, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। और उस वक्त जो नाम दिए गए थे 200 लोगों के नाम, उसमें मेजॉरिटी उन लोगों की थी जो मुशर्रफ कैबिनेट में थे और जो अब भी है इनकी कैबिनेट में, ये तमाम वो लोग थे। और ये भाई मैं आपको एक चीज बताऊं, सारी चीजें बिल्कुल ठीक हैं, 2-3 चीजें मेजर जो मेरे ख्याल में एज अ हुकूमत आपको जवाब देना चाहिए। शहजाद अकबर साहब इससे बिल्कुल पीछे हट गए हैं और वो कह रहे हैं कि आई डोंट हैव फेथ और ट्रस्ट इन दिस इंडिविजुअल। ये जो कुछ कह रहा है, मीडिया तो देखिए, मीडिया की वो जीनत बना हुआ है इस वक्त, बिल्कुल बना हुआ है। इस वक्त वो अपोजिशन के साथ साथ हुकूमत और हमारे रियासती अदारों को भी टैग अलॉन्ग कर रहा है और वो कोशिश ये की जा रही है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए दोबारा। ये है इस वक्त की सिचुएशन। कैसे हुकूमत देख रही है जी इसको? आपको एक बात कहूंगा, अभी महमूद आलम साहब ने ये बात कही, मैं बिल्कुल कोई हमदर्दी नहीं है मुझे ब्रॉडशीट के साथ, किसी के साथ। मेरी हमदर्दी जो है मेरे मुल्क के साथ है। बिल्कुल, मैं आपको पता है मेरी आदत का। मगर मैं ये कहता हूं कि अभी भाई ने मेरे कहा कि 2003 में ये कंपनी ब्लैकलिस्ट हो गई, खत्म हो गई। ठीक है जी, आमिर ने इसको हायर किया 2003 से लेकर 2018, तो 15 साल हुए। उसमें 2 हुकूमतें तो नून लीग की और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें थी 10 साल। तो क्या इन्हें नहीं पता था कि इस किस्म की एक तलवार, इस किस्म का केस, इस किस्म की कोई कंपनी हमारे खिलाफ हायर की गई है जो ब्लैकलिस्ट भी हो गई है, खत्म भी हो गई है, तो उसी वक्त क्यों नहीं उसको अंजाम तक पहुंचा दिया गया? ताकि नहीं, उन्होंने तो इस पे किया ही नहीं ना, काम नहीं किया। काम तो आपने आकर शुरू कर दिया इस पर। आफ्ताब भाई, वो जो ये साहब हैं, इनका कहना है कि जी महमूद भाई, आलम भाई, बात ये है कि कोई चीज जब तक अगर जिंदा होती है, कहीं किसी कोने खांचे में, किसी कारपेट के नीचे पड़ी होती है, और कभी ना कभी अगर जब तक उसको वजूद को खत्म ना किया जाए, तो जब केस भी आप ही के ऊपर था, सारे कुछ चीजें भी आप ही के खिलाफ थी, तो आपका काम था ना क्या उसको कहते कि भाई ये चीजें हैं, ये कभी दोबारा किसी कारपेट के नीचे से निकलेगी। आज हमारी पीटीआई की हुकूमत है, हो सकता है कि कोई और लोगों को कोई इस्तेमाल करे, तो क्यों करे जब आपका ठीक हो गया। आफ्ताब भाई, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया जी। मेरे पास टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया है। मैं क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा ससी पलीजो के ऊपर। ससी, इस पूरी सिचुएशन में, क्योंकि शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी ये तो अभी चलेगी सियासत में, ब्रॉडशीट वाली कहानी पाकिस्तान की सियासत के अंदर, आपको लगता है चीजें पब्लिक होनी चाहिए, चीजों को सामने लेकर आए, ताकि ये एक जो दोबारा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू हो गई है पूरे मुल्क के अंदर, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे रियासती अदारे हो, उनको लेकर इसको भी इट शुड कम टू एन एंड जी? मंसूर, मेरे ख्याल में बिल्कुल। और पीटीआई जो बड़ी सच की हामी तस्वर की जाती थी, अभी तो आवे का आवा उसका बिगड़ा हुआ है, झूठ पर बुबली परंदों पर चल रही है हुकूमत, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई मीनिंगलेस है सारी चीजें, और बस ये सुनहरे ख्वाब दिखाकर ये जो है अब उनको पता है चलते बनना है इनको। बात ये है कि शुरुआत ये करे, फॉरेन फंडिंग कैसे शुरुआत कर ले वो, अब उन्होंने माना भी है
अब यूटर्न भी कर ले लिया एजेंट्स नहीं, वो उन्होंने जो है फंड किए होंगे। नहीं, ये बात जो है किसी की तरह काबिल कबूल नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। 8 सालों से केस है, इसके पेस्टे लिए हुए हैं और उनको आकर उनको लोगों के सामने एडमिट करना चाहिए। ठीक हो गया शशि, आपका पॉइंट आ गया जी, और शुरुआत इनको यहीं से करनी चाहिए। ठीक है सेनेटर शशि पलीजो, आफ्ताब जहांगीर साहब, वहीद आलम खान साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं आई एम सॉरी, हम लोगों ने आज ये पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर बात करनी थी और जो पीडीएम का धरना होने जा रहा है उस पर भी बात करनी थी, जबकि उससे एक दिन पहले पाकिस्तान लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फॉरेन फंडिंग केस की भी हेयरिंग है इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। इस पे इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी बात करेंगे कल। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।